एपिसोड 37 आरोहण रैंकिंग। सफेद वस्त्र वाली महिला चुपचाप उसकी बाहों में लेटी हुई थी और उसके हाथों में अनायास ही उसकी उस कोमलता को थामे हुए थे। उसने सहज रूप से कुछ बार उन्हें दबाया और वह नर्म स्पर्श उसे यह एहसास दिलाने के लिए पर्याप्त था कि वह कोई सपना नहीं देख रहा बल्कि हकीकत थी। वह हल्की सी चकराई हुई अवस्था में बगल की ओर देखने लगा। छोटा साथी गायब था। दूसरा भेड़िया भी नहीं था। कुछ दूर वह तलवार खड़ी थी, मानो यह सोच रही हो कि उस पर हमला करे या नहीं। यह मामला काफी पेचीदा होने वाला था। महिला ने अपनी बाहों में देखकर इस क्षण वीर का मन में यही विचार था। इसी समय महिला की आंखें खुली और वीर की बाहों से उठ खड़ी हुई। उसने पास खड़े अपने वस्त्र उठाए और शांति से पहन लिया। फिर जाकर अपनी तलवार उठा ली। पूरी प्रतिक्रिया के दौरान उसने ना वीर की ओर देखा, ना ही एक शब्द कहा, मानो वीर वहां मौजूद ही ना हो। वीर ने अपने कपड़े पहन चुका था। जब उसने उसे तलवार उठाते हुए देखा तो उसकी पलकों में हल्की सी धड़कन उठी। वह दो कदम पीछे हटा और बोला, मैं मेरा ख्याल है हमें इस बात को शांति से सुलझाना चाहिए। भले ही उसके पास छोटा साथी था, दूसर भेड़िया थे, लेकिन उस महिला के पास अपनी चेतना वाली तलवार थी। यदि सच में युद्ध छिड़ जाता तो वीर को अपने जीतने का भरोसा नहीं था। महिला ने तलवार थामी, फिर मुड़कर भावशून्य चेहरे से वीर को देखा और बोली, तो बताओ, इसे कैसे सुलझाना चाहोगे और कैसे सुलझाया जा सकता है। वीर ने गहरी सांस ली और कहा, अब यह चर्चा करना कि सही कौन था गलत कौन था, इसका कोई अर्थ नहीं है। मुझे पता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ तो तुम्हें यह सब तुच्छ लगेगी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। कम से कम जिम्मेदारी लेने की हिम्मत तो है। यह बुरा नहीं है। महिला ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो, मैं आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर हूँ और 1 साल के भीतर उत्कर्ष क्षेत्र में प्रवेश कर लूंगी। इस वर्ष मेरी उम्र 30 भी नहीं हुई है और तुम। उसके चेहरे पर ना उपहास था, ना ही तिरस्कार। वह अत्यंत शांत थी, मानो उसके चेहरे पर कोई भावना ही ना हो। मुझे पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। वीर के मन ही मन आ भरी, फिर भी उसके शब्दों में कोई बड़ा आघात नहीं लगा। मैंने इस बात सुनी है, उसके चेहरे पर प्रेम को ना तो साधना का स्तर बांटता है, ना ही धन। मुझे तो लगता है कि यह बात बहुत सही है। इतना कहते ही उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। यह बात सच में बहुत सही थी। महिला ने सिर हिलाया। वीर के चेहरे पर अभी अभी मुस्कान आई थी। उसने आगे कहा, लेकिन क्या हमारे बीच प्रेम है। वीर ने मुस्कान जम गई और वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम अभी 30 की भी कम उम्र की हो और अभी 20 से भी कम हूँ। भले ही मैं इस समय केवल नश्वर क्षेत्र में हूँ, लेकिन क्या तुम यह कह सकती हो कि तुम्हारी उम्र में मैं कमजोर ही रहूंगा। महिला ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोली, तुम्हारी शक्ति मेरे लिए अर्थहीन है। मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रही क्योंकि तुम तलवार संप्रदाय के शिष्य हो और असंभव है कि कि भविष्य में आरोहण रैंकिंग तक पहुंचो। यह बस यही कारण है। यह सुनकर वीर के मन से हल्की सी कस उठी। किसी को इस तरह नजरअंदाज किया जाना किसी के लिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह जानता था कि इस समय वह उसके पास उसे नजरअंदाज करने का पूरी योग्यता थी। तो फिर तुम इस मामले को कैसे निपटाना चाहती हो। वीर ने सीधा कहा, पहले से ही बता दूं, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मैं बिना लड़े मरने वाला नहीं हूँ। अगर हम बाहर होते तो शायद मैं आत्महत्या ही कर लेता, लेकिन यहाँ अगर हम लड़ते हैं तो मैं यह सीधी जीवन मृत्यु की लड़ाई होगी। महिला ने उसकी ओर देखा, फिर दूर की ओर नजर डालते हुए बोली, दक्षिणी क्षेत्र की सभी बड़ी शक्तियां हर 3 वर्ष में एक प्रतियोगिता आयोजित करती हैं। इनमें ग्रेट चिन्ह साम्राज्य की शाही अकादमी की 6 असाधारण शक्तियां शामिल होती हैं। इस प्रतियोगिता को आरोहण रैंकिंग कहा जाता है। इतना कहकर वह मुड़ी और वीर की ओर देखकर बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम इस आरोहण रैंकिंग
में भाग लो और शीर्ष 30 में स्थान प्राप्त करो। इस कई वर्ष पहले मैंने स्वयं इसमें 20वां स्थान पाया था, और तुम शीर्ष 10 में प्रवेश करोगे। 10 वीर की पलकों में तेजी से फड़कन हुई। हे भगवान! वह तो अभी बाहरी प्रांगण की परीक्षा भी पास नहीं कर पाया, और 2.5 महीने बाद उसने उसके बाद होने वाली ल्यू किंग्यू की लड़ाई भी बाकी है, और यह महिला चाहती है कि वह आरोहण रैंकिंग में भाग ले। वह स्थान जहां पूरे दक्षिणी क्षेत्र के प्रतिभाशाली राक्षस इकट्ठा होते हैं। उसके माथे में ठंडा पसीना पूछा और बोली, आरोहण रैंकिंग में कोई प्रतिबंध तो होंगे ना? महिला ने उदासीनता से कहा, 20 वर्ष से कम आयु और राजा क्षेत्र के नीचे, बस यही 2 प्रतिबंध हैं। आरोहण रैंकिंग का उद्देश्य क्या है? वीर ने पूछा। उद्देश्य? महिला ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, प्रतिभागियों के लिए प्रसिद्ध होने का अवसर, और संप्रदायों के लिए संसाधन और पुनः वितरण का अवसर। संसाधनों का पुनः वितरण? वीर और भी उलझ गया। महिला ने समझाया, ग्रेट चिन साम्राज्य में 9 राज्य हैं, और हर राज्य में 10 लाख से अधिक नगर। हमें संप्रदायों और साम्राज्य दोनों को निरंतर कई प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है, ताकि हमें परंपरा जीवित रह सके। भले ही बड़ी शक्तियां प्रतिभाओं के लिए आपस में युद्ध करती थी, बाद में कुछ कारणों से यह संभव नहीं रहा। इसलिए आरोहण रैंकिंग अस्तित्व में आई, जिससे संप्रदाय के शिष्य जितना ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे, उसे उतना ही अधिक नगर सौंपे जाएंगे। उदाहरण के लिए उसने आगे कहा, पिछली आरोहण रैंकिंग में ओरिजन स्कूल ने पहला, तीसरा और छठा स्थान पाया। उन्हें 3 राज्य और 5 लाख से अधिक नगर मिले, जबकि हमारे तलवार संप्रदाय के पास कोई भी शिष्य सूची में नहीं आ सका। इसलिए हमें केवल संप्रदाय के आसपास के कुछ छोटे नगर ही मिले। क्या तलवार संप्रदाय इतनी कमजोर है? वीर के मुख में अनायास ही निकल गया। इतना कहते ही हल्का सा पछतावा हुआ। यह महिला स्पष्ट रूप से तलवार संप्रदाय से गहरा लगाव रखती थी। महिला ने क्रोध नहीं किया, उसने बस हाँ भरी और बोली, वर्तमान तलवार संप्रदाय सच में कमजोर है। हमारे पास 6,000 से कम बाहरी शिष्य हैं, लगभग 2,000 आंतरिक शिष्य हैं, केवल 1,000 से कुछ अधिक अभिजात शिष्य हैं। यदि हमारे पूर्वज का सहारा न होता तो हम दूसरे दर्जे की शक्ति भी नहीं कहलाते। तो क्या बाहरी और आंतरिक प्रांगण की रैंकिंग के वे तथाकथित प्रतिभाशाली शिष्य भी आरोहण रैंकिंग में प्रवेश नहीं कर सकते? वीर ने भौं सिकुड़ते हुए पूछा। महिला ने सिर हिलाया। एक गांव में प्रतिभाशाली व्यक्ति सबकी नज़र में प्रतिभाशाली होता है। कस्बे में जाए तो बस ठीक ठाक, शहर में पहुंचे तो साधारण, राज्य में पहुंचे तो शायद साधारण भी ना रहे, और यदि वह पूरे दक्षिणी क्षेत्र से तुलना करे तो वह शायद पूरे से अधिक कुछ नहीं होगा। तलवार संप्रदाय में प्रतिभाशाली संप्रदाय में से प्रतिभाशाली है, लेकिन आरोहण रैंकिंग में कम से कम 10 कूड़े ही कहलाएंगे। तो फिर तुम मुझे शीर्ष 10 में आने से क्यों कह रही हो? वीर ने हल्के स्वर में कहा, आखिरकार मैं भी तो बाहरी शिष्य भी नहीं हूँ। महिला ने उसे देखा, भौहें चढ़ाई और बोली, क्या तुम्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं है? मुझे प्रेरणा चाहिए। वीर ने सीधी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किस तरह की प्रेरणा? महिला ने भौहें चढ़ाई। वीर ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं आरोहण रैंकिंग में प्रवेश करूं तो मैं चाहता हूं तुम मुझे तुम्हारा पीछा करने का अवसर दो। क्या उसे उस महिला से प्रेम था? वीर स्वयं नहीं जानता था। वह बस इतना जानता था कि यह महिला अब उसकी हो चुकी है। यदि वह उसकी थी तो उसके साथ होना चाहिए। बस इतनी सी सरल बात थी। क्या? महिला के होठों के कोने तो हल्के से उठे। उसने तिरस्कार की झलक के साथ कहा, तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि हमारे बीच वह हुआ, तुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए? मैं उस प्रकार की महिला नहीं हूँ जो अपनी पवित्रता खोने के कारण किसी पुरुष की बाहों में गिर जाए। मेरे लिए तलवार मार्ग और तलवार संप्रदाय ही सब कुछ है। तो क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? वीर ने पूछा। नहीं, महिला ने उदासीनता से कहा, बस तुम्हारी शक्तियाँ थोड़ी कमजोर हैं, और तुम थोड़ी
आत्म केंद्रित हो। इसके अलावा तुम्हारा स्वभाव बुरा नहीं है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। आरव ने तुरंत कहा। वीर, थोड़ा ठंडा और घमंडी स्वभाव छोड़ दो तो तुम हर तरह से ठीक हो। जब तुम मुझसे नफरत नहीं करती और मैं तुमसे नफरत नहीं करता तो फिर मुझे एक अवसर क्यों नहीं देती? अगर इस बात शक्ति की है तो मैं अभी युवा हूँ, क्या कहती हो? महिला उसे देखती रही, बस देखती रही। वीर ने अभी नजरें नहीं झुकाई। जो होना था हो चुका था। अब दोनों स्पष्ट थे और यही सबसे अच्छा था। काफी देर बाद महिला बोली, आरोहण रैंकिंग में 5वां स्थान प्राप्त करो और मैं तुम्हें एक अवसर दूंगी। सौदा पक्का? वीर ने बिना देर किए हुए कहा। उसी क्षण वह पूरी तरह भूल चुका था कि आरोहण रैंकिंग राक्षसी प्रतिभाओं का जमावड़ा था। वीर के चेहरे पर हल्की उत्तेजना देखकर महिला के हृदय पर एक अजीब सी अनुभूति जागी, लेकिन वह पलक झपकते ही विलीन हो गई। तलवार संप्रदाय के भविष्य के लिए उसने अपना पूरा जीवन तलवार को समर्पित कर दिया था। उसका जीवन केवल तलवार का था। प्रेम तो दूर दूर तक उसने कभी शायद सोचा भी नहीं था। किसी विपरीत लिंग वाले से निकट संपर्क तक न किया है। पहले जो अचानक वीर के साथ घटा, उस समय उसका पहला विचार उसे मार डालना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि जैसा उसने कहा, वीर संभवतः तलवार संप्रदाय के लिए एक नई जीवन रेखा ला सकता है। वीर भी जब वीर ने यह अनुरोध रखा तो उसके हृदय में किसी आघात के कारण से एक अजीब सा भाव उत्पन्न हुआ। वह नहीं जानती थी कि यह भावना क्या थी, क्योंकि उसने उससे पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मेरा हृदय अस्त व्यस्त हो गया है, महिला ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, धीमे स्वर में बुदबुदाया। इस रहस्यमय वृद्ध समझौते के बाद दोनों धूसर भेड़िए पर बैठकर सवार होकर आगे की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन अब उनके बीच पहले जैसी स्वाभाविक निकटता नहीं रही थी। यदि वीर कुछ न कहे तो वह महिला बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। वह इस स्थिति को लेकर वीर थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। एक उल्लेखनीय बात यह थी कि वीर की साधना में वृद्धि हो गई थी। वह नश्वर क्षेत्र के 7वें स्तर से सीधे 8वें स्तर तक पहुंच गया था। इस अचानक हुई प्रगति के कारण के बारे में वीर का अनुमान यह था, शायद उसने उस संयोग फल का प्रभाव प्राप्त किया था, लेकिन वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था। वह पीछे बैठी महिला से इस बारे में पूछना चाहता था, परंतु उसे डर था उससे उनके बीच का वातावरण और भी अटपटा हो जाएगा। इसलिए उसने इस प्रश्न को अपने हृदय में ही दबा लिया। दोनों 4 घंटे से अधिक यात्रा की, कई छोटे पहाड़ों को पार किया और अंत में एक विशाल पर्वत के पास पहुंच गए। वह पर्वत बिल्कुल सीधा साधा खड़ा था, मानो आकाश को चीरता हुआ बादलों में समा गया हो। नीचे से ऊपर देखने पर उसकी चोटी दिखाई नहीं दे रही थी। वहां एक घर था। अचानक वीर की पुष्टि पर्वत की तलहटी की ओर हो गई। उसने दूर दिखाई दे रही उस कुटिया की ओर इशारा किया और उसके स्वर में हल्की सी खुशी झलक रही थी। सफेद वस्त्र वाली महिला ने कुटिया की ओर देखा और भौहें सुगोड़ी। उसने उस असामान्य सा लग रहा था, फिर भी वह उसने वीर को यहाँ जाने से नहीं रोका। आखिरकार इस स्थान के बाहर निकलने का उसके पास अन्य कोई रास्ता भी नहीं था। जैसे ही वे कुटिया के पास पहुंचे, कुटिया का दरवाजा धीरे धीरे खुला। भीतर से एक झुका हुआ वृद्ध बाहर निकला। उसने फटा पुराना काला चोगा पहन रखा था। वह अत्यंत वृद्ध था, असाधारण रूप से वृद्ध। यही वीर का पहला आभास था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे। उसने गंजा कहने की गलत गलत नहीं होता। वह एक क्षण के सहारे चल रहा था और उसकी चाल ऐसी थी मानो हवा का एक झोंका भी उसे गिरा सकता है। वीर और उस महिला को देखते ही वृद्ध की आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी। लेकिन तुरंत ही उसका स्वभाव सामान्य हो गया। वह छड़ी के सहारे धीरे धीरे
उनकी ओर बढ़ा। वह देखकर वीर ने अपने मन में आश्चर्य को दबाया और जल्दी से भेड़ी से उतरकर वृद्ध का अभिवादन किया। उसने झुककर कहा, वरिष्ठ, हम दोनों मृत्यु खाई से गिर गए थे और संयोग से यहाँ आ पहुंचे। क्या मैं जान सकता हूँ कि वरिष्ठ कौन है? भले ही यह वृद्ध अत्यंत दुर्बल प्रतीत हो रहा था, वीर सावधान रहने के लिए बाध्य था। आखिरकार जो व्यक्ति मृत्यु खाई के नीचे रह सकता है, वह साधारण कैसे हो सकता है? वीर की विनम्रता देखकर वृद्ध के झुर्रीदार चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान उभरी। तभी उसकी आंखों अचानक फैल गई, मानो उसने कुछ अस्वाभाविक देख लिया हो। उसने कुछ क्षण वीर को घूरा, फिर उसकी दृष्टि हटकर बोला, कई वर्ष पहले यहाँ कोई नहीं आया। तुम दोनों यहाँ तक पहुँच सके, यह भी एक प्रकार का भाग्य ही। जरा ठहरो। इतना कहकर वृद्ध छड़ी के सहारे मुड़ा और कुटिया के भीतर चला गया। वृद्ध के जाते हुए देखकर वीर ने बगल में खड़ी सफेद वस्त्र वाली महिला की ओर देखा और पूछा, फेरी, क्या तुम उसकी शक्ति को पहचान पा रही हो? लगातार पूछे जाने पर महिला अंततः उसने अपना नाम बताने को बाध्य हुई थी। सु फेरी ने अपना ने वीर की ओर देखा और स्पष्ट था वह उसे इस तरह संबोधित किया जाना अभी सहज नहीं लग रहा था, लेकिन वह इसका विरोध भी नहीं कर रही थी। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने सिर हिलाया और मुझे लगता है कि वह हमारी तरह उसकी साधना भी शील हो गई है। बाहर से तो वह एक साधारण व्यक्ति जैसा लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ गड़बड़ सा है। वीर कुछ कहने ही वाला था, वृद्ध ने कुटिया के बाहर आया। इस बार उसके हाथ में एक काले रंग का स्क्रॉल और बहुरंग वाली आभा से चमकते हुए कंगनों की एक जोड़ी थी। वीर ने अभी भ्रमित ही था कि वृद्ध ने उसके सामने आ चुकी उस स्क्रॉल पर अपनी धूल फूंक से हटाई और उसे वीर को देते हुए कहा, काफी समय से इस पर धूल जम गई है, इसे ढूंढने में थोड़ा समय लग गया। मैंने देखा कि तुम तलवार का अभ्यास करते हो, यह तलवार नियंत्रण तकनीक तुम्हारे काम आएगी। इसके बाद उसने वीर के पास खड़ी सफेद वस्त्र वाली महिला की ओर देखते हुए कहा, और चूंकि तुमने उसकी दारो सहची को तुम्हें खाली हाथ लौटने नहीं देना होगा। ये भावनात्मक स्फटिक कंगन तुम्हारे लिए है। मैं इसे दायो हचरी नहीं हूँ। फेरी की भौहें तन गई। अगर यह वृद्ध आधा कब्र में पड़ा ना लगता तो शायद उस पर हमला ही कर देती। संघर्ष की आशंका देखकर वीर जल्दी से वृद्ध के सामने आया और झुककर बोला, वरिष्ठ, बिना परिश्रम के लाभ नहीं होता। हम अभी अभी मिले हैं और आपने इतने बहुमूल्य उपहार दे दिए हैं। यह वीर की फेरी दोनों ने ही उपहार स्वीकार नहीं किए। यह वृद्ध अत्यंत रहस्यमय था और पहले भेंट में ही उपहार देना यह वीर को असहज कर रही थी। वृद्ध ने पहले क्रोधित सु किंगशी की ओर देखा, फिर वीर की ओर। कुछ क्षण के बाद मैंने जल्दबाजी की, लेकिन मेरा कोई दुर्भावना नहीं है। ये वस्तु मेरे पास यूं ही सड़ रही थी, इन्हें तुम दोनों को देना बेहतर लगा। यह सुनकर वीर को लगा कि अब मना करना उचित नहीं होगा। उसने स्क्रॉल ले ली। जैसे ही वह उसे खोलने वाला था, स्क्रॉल अचानक हरी रोशनी की तलवार लहर में बदल गए और उनकी हाथों में गायब हो गई। अचानक उसके सामने एक दृश्य बदल गया। एक विशाल धूसर संसार में पहुंच चुका था। वह अभी अभी पूरी तरह संभल नहीं पाया था कि वह दूसरी दूरी पर एक काला आकृति प्रकट हो गई। वह आकृति तलवार थामे पीठ किए खड़ी थी। वह बोली, तलवार नियंत्रित तकनीक पृथ्वी स्तर की निम्न श्रेणी की तलवार कला है। इसे मैंने असंख्य तलवार कलाओं को समेट कर रचा है। यह अन्य तलवार कलाओं से भिन्न है। इसमें तलवार को हृदय से नियंत्रित किया जाता है। यह तलवार ऊर्जा या चालों से बंधी नहीं होती, बल्कि इच्छा के अनुसार चलती है। इतना कहते ही उस आकृति ने उठा हाथ उठाया और उसकी पीठ के पीछे की तलवार आकाश में पहुंच गई। वह
आकृति स्थिर रही। वह तलवार मानो कोई चंचल बालक हो, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे झपटती कभी नीचे उतरती। इस दृश्य को देखकर वीर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने जोर से लार निगली और बुदबुदाया, हृदय से तलवार का नियंत्रित करना, यह सचमुच हृदय से नियंत्रण है। तभी तलवार तीव्रता से कांपने लगी। उसके सिर से एक प्रचंड तलवार ऊर्जा आकाश की ओर फूटी। अगले ही क्षण विभिन्न दिशाओं में 100 से अधिक तलवार ऊर्जा निकल गई और पूरा आकाश उसमें भर गया। इसके बाद तलवार और काली आकृति धीरे धीरे लुप्त हो गई। साथ ही एक स्वर गूंजा, जो मेरे बाद आए यह तलवार नियंत्रण तकनीक के हृदय सूत्र को स्मरण रखे, श्वास का संतुलन, निर्मल मन, एकाग्र और मनुष्य तलवार तथा तत्वों का एक हो जाना। सूत्र समाप्त होते ही वीर को लगा मानो आकाश और धरती घूम रहे हों। जब उसने आंखें खोली तो उसने वृद्ध को मुस्कुराते हुए अपने ओर खड़ा पाया। वीर ने सफेद वस्त्र वाली महिला की ओर देखा, मानो वह उसे कभी स्थिति का स्पष्टीकरण चाह रहा हो। यह एक तकनीक उत्तराधिकारी है, सु किंगसी ने समझाया। जो विशेषज्ञ अपनी तकनीकों को दिव्य शक्ति से स्क्रॉल में संचित कर देते हैं, उन्हें उत्तराधिकारी कहा जाता है। और इससे साधक उस तकनीक को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। यह सुनकर वीर ने अपने हृदय की उत्तेजना को दबाया। उसने मुड़कर वृद्ध को नमन किया और कहा, धन्यवाद वरिष्ठ। भले ही वह नहीं जानता था कि यह वृद्ध ने उसे तलवार कला क्यों दी, लेकिन यह निसंदेह एक पृथ्वी स्तर की तलवार तकनीक है। वृद्ध मुस्कुराया और कंगनों की जोड़ी वीर को देते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं, लेकिन कुछ कारणों से मैं उत्तर नहीं दे सकता। जहाँ तक यहाँ से निकलने का बात है, मैं मदद कर सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। वीर ने कंगन लेते हुए कहा, जब तक मैं उसे पूरा कर सकता हूँ, मैं कभी इनकार नहीं कर पाऊंगा। वृद्ध ने सिर हिलाया, शर्त कठिन नहीं है। यदि तुम सम्राट क्षेत्र तक पहुंचो तो यह अवश्य आना। उस समय तुम्हें मुझसे एक कराना होगा। यह सुनकर वीर ने राहत की सांस ली। वृद्ध ने कोई कठिन कार्य नहीं मांगा था। उसने तुरंत कहा, यदि मैं सम्राट क्षेत्र तक पहुंचता हूं तो मैं निश्चित रूप से वरिष्ठ से मिलने आऊंगा। भले ही यह नहीं पता था कि वह जीवन में सम्राट क्षेत्र तक पहुंच पाएगा या नहीं, लेकिन यह भविष्य की बात है। वृद्ध संतुष्ट होकर सिर हिलाया और हाथ लहराया। वीर ने सु किंगसी के पास एक नीले रंग की वृत्त प्रकट हुआ। वह वृत्त नीचे लोगों को समा सकता था और वह तल पर असंख्य प्रतीक चमक रहे थे। दूरसंचार संरचना। यह देखकर दोनों के चेहरे बदल गए। उन्होंने पहले भी संरचनाएं देखी थी, लेकिन हाथ की एक लहर से इसे प्रकट करना अत्यंत भयावह था। सुकिंसी ने गहरी दृष्टि से वृद्ध को देखा। उसकी आंखों में विस्मय के साथ गहन भय भी था। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, यह संरचना तुम्हें मृत्यु पर्वत श्रेणी तक पहुंचा देगी। यदि याद रखना, इस स्थान का रहस्य किसी को मत बताना, यह तुम्हारे ही हित में है। जाओ। वीर ने गहरी सांस ली, अंतिम बार वृद्ध को नमन किया, सुकिंसी को हाथ पकड़ा और नीले व्रत में प्रवेश किया। जैसे ही वे भीतर गए, नीली रोशनी उभरी और उन्हें ढक लिया। एक झटके में दोनों गायब हो गए। नीली रोशनी को विलीन होते ही देख वृद्ध के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे मिट गई। उसने धीमे स्वर में बुदबुदाया, मैं उसके भविष्य का क्यों नहीं देख पाया रहा हूँ, क्यों?